हेलो एवरीवन। तो आप सभी को जिस वीडियो का इंतज़ार था वो वीडियो आ चुका है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी सीजीएल 2022। और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग भी एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसएससी सीजीएल का कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए, या फिर जो अभी रिसेंटली एसएससी ने 70,000 वैकेंसीज अनाउंस किया है उन सभी के लिए भी ये स्ट्रैटेजी वैलिड है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी एग्जाम्स का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। वैसे आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है या फिर एक अपॉर्चुनिटी बोल सकता हूँ कि मैंने एक टॉप 100 का एक ग्रुप बनाया है जिसको मैं गाइड करूँगा एसएससी नेक्स्ट सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। और ये पर्सनल गाइडेंस ग्रुप है, जो लोग भी टॉप 100 में सेलेक्ट होंगे उनको मैं पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप होगा 100 लोगों के लिए, और उसमें मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करूंगा, एक्सरसाइजेस दूंगा और थोड़ा सा अटेंशन आपको ज़्यादा दूंगा। जो नॉर्मल लोगों को मैं देता हूं उससे ज़्यादा अटेंशन मैं 100 लोगों को दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट होगा कि मैं इन 100 में से 100 लोगों का सिलेक्शन दिलवाऊँ। और इसमें 1-on-1 क्वेरीज भी आपका होगा, कन्वर्सेशन भी होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपका प्रॉब्लम सुन के मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो आप इस ग्रुप में कैसे ज्वाइन कर सकते हो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप स्ट्रैटेजी से कि आपको स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो है कंप्लीट सिलेबस। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए अच्छे से। अब बहुत सारे मन में सवाल आते हैं कि हमें सिलेबस कंप्लीट कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यूट्यूब से करना चाहिए, ऑनलाइन बैच लेना चाहिए, ऑफलाइन बैच लेना चाहिए। तो उसका मैं जवाब 1 by 1 देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम कोचिंग या फिर यूट्यूब, अब ये आप पे डिपेंड करता है। आपके आसपास अगर आप पहले टीचर से पढ़ रहे हो किसी से तो आपको वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, या फिर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो कहीं से, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। आप डेमो क्लास ले सकते हो और उस कोचिंग को ज्वाइन कर लो और वहाँ से अपना धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट कर लो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि एग्ज़ाम निकालना 2-3 महीने मेहनत कर देता हूँ उसके बाद एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ऐसे में कभी भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। आपको कम से कम 6 से 8 महीने का स्टार्टिंग में टाइम डेडिकेटेड देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है कोई भी कोचिंग से और या फिर यूट्यूब चैनल से, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से कंप्लीट कर लो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, बिलीव 100% ऑन योर टीचर। उसके साथ क्या होता है कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा बीच बीच में ना कि जो मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है ना जिस टीचर से, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, वो जिस कोचिंग में पढ़ रहा है ना वो ज़्यादा अच्छा है, वो जो बुक पढ़ रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। बट आप इस चंगुल में मत फंसना। आप जहाँ से पढ़ रहे हो उसको अपना 100% दो और आपका वहीं से सिलेक्शन होगा। और अगर आप इधर उधर के चक्कर में रहें, कभी उस टीचर के चक्कर में, कभी उस टीचर के चक्कर में, कभी वो रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, तो आप घूम फिर के एक ही जगह पे बने रहोगे और आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको अपना कोई भी टीचर से पढ़ते हो उसको 100% बिलीव करो। टीचर अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं, आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए कि हाँ टीचर पढ़ा रहा है, ठीक पढ़ा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, बस एक दूसरे के भागना नहीं है कि मुझे उस टीचर पे कभी भाग जाओ, कभी उस टीचर से पढ़ो, ऐसे में आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। मेक नोट्स कॉपी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नोट्स कॉपी नहीं बनाते, उनको पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ से ही पढ़ते हैं, उसी से सारा चीज़ काम करते हैं। पीडीएफ से ही जीके का पीडीएफ ले लिए, जीके का मैथ्स का पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाता है, वहीं से करते हैं, सिर्फ आंसर अपने कॉपी में लिखते हैं। तो ऐसा मत करना, आपको अपना कॉपी एकदम अच्छे से बनाना है। नोट्स कॉपी टाइम लगेगा, मुझे पता है टाइम लगेगा, लेकिन वो वर्थ इट होगा। आपका वही नोट्स कॉपी आपको एग्ज़ाम के टाइम में काम होगा, जब रिवीजन करने लगोगे तब काम आएगा वही नोट्स कॉपी। अगर आप नहीं बनाओगे तो आप चंगुल में फंस जाओगे। ठीक है, तो आपको नोट्स कॉपी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ों का आराम से धीरे धीरे करके नोट्स कॉपी बनाओ। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी को कि कोचिंग जब ज्वाइन करना ना, तो वही कोचिंग ज्वाइन करना जहाँ पे, अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जहाँ पे सिर्फ एसएससी सीजीएल प्री का सिलेबस कंप्लीट करवाते हो। ये नहीं कि अभी ही प्री और मेंस दोनों सिलेबस कंप्लीट करवाते हो, वैसे में आप पे बर्डन ज़्यादा हो जाएगा।
आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे हर चैप्टर में, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उतना ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाओगे, किसी तरह से नोट्स बना लोगे लेकिन उसको बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जहाँ से भी कोचिंग करो, लेकिन आपको ये देखना है कि मुझे प्री के टाइम पे सिर्फ प्री का सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना प्री का लेवल का क्वेश्चन करना है। मेंस के लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं, ठीक है, सिर्फ प्री के लेवल का क्वेश्चन। आपको बर्डन कम होगा और आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, ठीक है। और नोट्स कॉपी भी बनाना है सभी सब्जेक्ट का, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, और उनको बहुत बार रिवीजन करना है। रिवाइज योर नोट्स कॉपी रेगुलरली, अपने नोट्स कॉपी को बार बार रिवाइज करते रहना है, जितना टाइम आप रिवाइज कर सकते हो। आपका नोट्स कॉपी ऐसा होना चाहिए कि आपको उसकी चीज़ें याद हो जाए, आपको पता है कि होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। तो रिवाइज योर नोट्स कॉपी रेगुलरली, बार बार याद रिवीजन करते रहो। दूसरा स्ट्रैटेजी पे जाते हैं कि दूसरा चीज़ क्या फॉलो करना है, वो है PYQ। PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन। अगर SSC में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो SSC में 70% क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं होते हैं, थोड़ा सा डाटा चेंज करके सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो अगर आपको SSC में अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा, ठीक है, और रिवीजन करना होगा उन प्रीवियस ईयर को भी बार बार। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार बना दिए और आपका काम चल गया, ऐसा नहीं, आपको 4 बार 5 बार आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि 2015 से 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर ले, ठीक है, 2021 तक कर लें। अगर आप 2016 से भी करोगे, लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना ही करना है और मल्टीपल टाइम्स करने हैं, तभी आप अपने आप पे कमांड बना पाओगे। तो सबसे पहला तो काम वही करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डायरेक्ट नहीं चला जाना है। कोई चैप्टर पढ़ते हो, मान लो परसेंटेज आपने चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से उसको 1-2 बार पढ़ लिया अपने नोट्स कॉपी को, उसके बाद आप उसके लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परसेंटेज चैप्टर में आया हुआ वो कर सकते हो, ठीक है। पिनेकल का आप बुक ले सकते हो, पिनेकल का बुक अच्छा है, कोई भी बुक ले लो जो आपको अच्छा लगता है, लास्ट 5 ईयर्स का, और उसको अच्छे से फॉलो करो। रिवीजन ऑफ ईच चैप्टर, देखो मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस रिवीजन भी, आपको रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है SSC के प्रिपरेशन में। आप कोई भी चैप्टर पढ़ो ना, उसको बीच बीच में देखते रहो। ये नहीं कि एक बार पढ़ लें उसके बाद एकदम आगे बढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर और पीछे वाले भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको 1 सप्ताह में 1 बार देख लेना है, 1 महीने में 1-2 बार 1 बार देख लेना है, आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और बीच बीच में देखते रहना है। अब जब देखते रहोगे ना तो आपको फिर एफर्ट कम लगेगा। तो रिवीजन ऑफ ईच चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क, हाईलाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी रिवीजन किया करो किसी भी चीज़ को, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो कि आपको बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप फंसोगे, जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, उसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो उसको आपको क्या कर लेना, स्टार मार्क कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तब और उनको बीच बीच में उनको ज़रूर देखते रहना है। जब भी अपने कॉपी को पलटो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, 10 मिनट आराम से पीछे वाली चीज़ों को देख लो कि मैंने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा है, उसमें कौन कौन सा चीज़ें मैंने हाईलाइट किया, उसको बना लो। मैं एक चीज़ और फॉलो करता था कि मुझे रिवीजन जब भी करना होता था तो कभी कभी ऑड नंबर वाले क्वेश्चन कर लिया, कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, कभी प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन कर लेता था, कभी इवन नंबर वाले क्वेश्चन कर लेता था। ऐसे करके मैं रिवीजन करता जाता था। कभी कभी मैं हाईलाइटेड वाले खाली क्वेश्चन को मैंने कर लिया। देखो रिवीजन में जब भी टाइम लगता है ना, तो पहली, दूसरी, तीसरी बार रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जो रिवीजन करोगे ना उसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। आप 10, 15, 20 मिनट में आप पूरा अपना एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। लेकिन आपको पहला, दूसरा, तीसरा बार एफर्ट देकर रिवीजन करना ही पड़ता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीच योर इनविजिबल सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है कि अपने आप को पढ़ाओ। जब भी कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में दिक्कत होना, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, जिसमें समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको पहले खुद से समझ लो, और उसके बाद क्या करो कि अपना एक इनविजिबल सेल्फ सोचो कि मैं ही बैठा हूँ सामने और मैं उसको समझा रहा हूँ। तो जब भी जिस क्वेश्चन में भी डाउट आपका हो ना, जिसमें दिक्कत हो ना, उसको क्या करो कि अपने आप को समझाओ उसको कि देखो ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। समझो एक बिगिनर बैठा हुआ है, उसको समझाने की कोशिश करो। जब ये तुम करोगे ना तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, छप जाएगा, आप फिर उसको भूलोगे नहीं जल्दी। तो मैं ये हमेशा करते रहता था, मैं अपने आप को पढ़ाते रहता था। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होती थी मैं अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करता कि देखो ये, चलो मैं तुमको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाता हूँ, शुरू से लेकर सारे क्वेश्चन पढ़ा कर ख़त्म कर देता था, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर
तीसरा नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। आप किसी भी टॉपर, कोई भी वीडियो देख लो, टॉपर का वीडियो जो एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, सब बोलेंगे कि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, और उसका साथ में अच्छे से एनालिसिस किया। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखो मॉक टेस्ट, बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि सर मॉक टेस्ट हमें कब से लगाना चाहिए, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब कब से हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको मॉक टेस्ट ना स्टार्टिंग से ही लगाना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए मैंने 4 कैटेगरी में बांटा है मॉक टेस्ट देने वाले लोगों को। देखो कौन कौन से कैटेगरी। सबसे पहला कैटेगरी जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी से स्टार्ट कर रहे हो। देखो जो भी अभी से स्टार्ट कर रहे हो, अभी से अच्छा खासा टाइम है सीजीएल के लिए, लगभग 6 महीने का टाइम है अभी से, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छे से डेडिकेटेड होकर सिर्फ इसी एग्ज़ाम पे फोकस किया ना तो आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। तो जो पहला कैटेगरी है जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए मॉक टेस्ट जो देना है, वीक में 1 मॉक टेस्ट देना है। सैटरडे या संडे को 1 मॉक टेस्ट दे दिए, और उसके बाद उसका जो एनालिसिस है 1 वीक में आराम से धीरे धीरे करके उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि मैंने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ क्या किया। 1 वीक आराम से टाइम लो और देखो क्वेश्चन को। मॉक टेस्ट, मुझे पता है कि इस टाइम पे आपका मार्क्स कम आएगा, आपका स्कोर बहुत कम आएगा, आप डिमोटिवेट होगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। कैसे? आप कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़ोगे, 100 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप बाद में उसी चीज़ को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये सब चीज़ें तो मैं पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस टाइम पे नहीं बन रहा था, अब तो आराम से बन जा रहा है। तो आप चीज़ों को रिलेट करोगे जब आप आगे पढ़ते रहोगे। तो आपको मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही लगाना शुरू करना है, ओके। कैटेगरी 2 है जो 50% सिलेबस कर लेता है, जिसका 50% लगभग कंप्लीट हुआ, उसको 2 मॉक टेस्ट देने हैं वीक में। जो कैटेगरी 1 है उसको 1 मॉक टेस्ट देना है। कैटेगरी 3 है जो 70-80% सिलेबस लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, उसको 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं वीक में, ठीक है। और कैटेगरी 4 है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, डेली मॉक 1 टेस्ट लगाना और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। अब आते हैं बात एनालिसिस पे कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉक टेस्ट लगाते रहोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना कि हाँ मैंने कहाँ पे गलतियाँ की है, मेरे में कहाँ पे वीकनेसेस है, कौन कौन सा चैप्टर में वीक है, किस में मैं फंस रहा हूँ, वो सब चीज़ों को चेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ें आपके लेवल को अप करेगा, धीरे धीरे करके आपको अप करेगा और एक ऐसा लेवल बन जाएगा लास्ट में कि आप कोई भी एग्ज़ाम को, एसएससी वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है। आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन का काम है ना वो मॉक टेस्ट लगाना ही है। जब नंबर नहीं बढ़ते ना तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होगा, इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि आपको लगेगा कि मॉक टेस्ट लगाए ही नहीं। बट अगर आप नहीं लगाओगे तो ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। आपको मॉक टेस्ट लगाना ही है, वो सब चीज़ें झेलना ही है, ठीक है, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ये मेरा बात याद रखना कि आपको मेंटल प्रेशर आएगा, आपको मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको करना है। मॉक एनालिसिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मॉक टेस्ट इटसेल्फ। उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मॉक का एनालिसिस कैसे करना है उसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तब आपको अच्छे से एनालिसिस करके उसका नोट डाउन भी करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनको अपने एक मॉक का कॉपी बना लेना है और उसमें उन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते जाना है। 4 कॉपी बनाना, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, और जो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते हो, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको मैथ्स वाले कॉपी में लिख लो, जो इंग्लिश वाले हो इंग्लिश वाले में लिख लो, रीजनिंग वाले रीजनिंग और जीके वाले में जीके। एक बात और ध्यान रखना कि आपको 150 मॉक टेस्ट लगाने हैं एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको 150 मॉक टेस्ट लगा लेने हैं, तभी आप एक्सपेक्ट करना कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप 150 मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत लोगों से नीचे रहोगे, ठीक है। और मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे 150 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए थे और हो जाते हैं। अगर आप डेडिकेटेड रहोगे ना तो आराम से हो जाएंगे। लास्ट के टाइम पे जब लास्ट का 1 मंथ बचेगा तब तो आप 2-2 मॉक लगा सकते हो, ठीक है। 1 महीने में 60 मॉक्स हो जाएंगे, कभी कभी 3 मॉक टेस्ट भी लगा लोगे। जब आपका मार्क्स अच्छा आने लगता है, जब 140-150 के आसपास आने लगता है और कम गलतियाँ होती है,
तब आप 3-3 मॉक भी लगा सकते हो दिन में। आप मॉक लगाने में मज़ा आने लगेगा। जिस दिन आपको मॉक टेस्ट लगाने में मज़ा आने लगे तो समझो कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप एग्ज़ाम को आराम से फोड़ सकते हो, ठीक है। और वो 150 मॉक टेस्ट पहुंचते पहुंचते आपका वो लेवल आ जाएगा, याद रखना मेरी बात को। अब मैंने जो बताया था कि आप मेरे कैसे टॉप 100 में कैसे मेरे पार्ट बन सकते हो आप, ठीक है, टॉप 100 का, तो उसके लिए आपको कुछ काम करना है, ठीक है। ऐसे आसानी से नहीं बन सकते हो। 100 लोगों को मैं काफ़ी एफर्ट और टाइम देने वाला हूँ। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, ठीक है। क्योंकि मैं भी काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी टाइम देता हूँ, तब जाकर के ये वीडियो प्रिपेयर हो पाता है। बहुत चीज़ें करना पड़ता है, सभी चीज़ें मैं अकेला करता हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो इस वीडियो को। उसके बाद आपको क्या काम करना है कि कमेंट वाई एंड फॉर whom यू वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप क्यों इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो और किसके लिए करना चाहते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जब तक आपके माइंड में फिक्स नहीं होगा ना कि आप क्यों इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो और किसके लिए करना चाहते हो, क्यों और किसके लिए, ये कमेंट में लिखना है। और उसके बाद क्या है कि मैंने कुछ दिन पहले ही 10-12 दिन हो रहे हैं, मैंने एक 21 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया था। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप सर्च करोगे ना 3-4 वीडियो नीचे इसके, तो आपको 21 डेज चैलेंज वीडियो मिल जाएगा। उस चैलेंज को आपको कंप्लीट करना है 21 डेज तक, तभी आप मेरे टॉप 100 का पार्ट बन सकते हो। 21 दिन का एफर्ट देना पड़ेगा तब, ठीक है। तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ सच में आप डेडिकेटेड हो, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आप एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप मेहनत करने को रेडी हो। और उन्हीं को मैं टॉप 100 में अपना एंट्री देने के लिए एलिजिबल बनाऊंगा, ठीक है। तो 21 डेज़ का चैलेंज पूरा करना है। कैसे करना है उस वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना 1000 अचीवर्स, उसमें उसका पता चल जाएगा। 21 डेज चैनल का एक ग्रुप मैंने बना दिया है, उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैनल है टेलीग्राम, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जब सर्च करोगे टेलीग्राम पे 1000 अचीवर्स 1000 अचीवर्स, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे पिन्ड मैसेज देखना, ठीक है। ग्रुप पे जाके पिन्ड मैसेज दिखना, आपको वहाँ पे जो 21 डेज चैलेंज है उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो में भी पता चल जाएगा, लेकिन उसमें भी पता चल जाएगा। और उसको आपको डे 1 से स्टार्ट करना है और डे 21 तक कंप्लीट करना है, और मुझे बताना है कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया और उसी को मैं टॉप 100 में एंट्री दूंगा, ठीक है। तो ये टफ टास्क है, इजी नहीं है, लेकिन अगर आप 21 दिन का कर लेते हो चैलेंज, तो आप में खुद में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे 21 दिन में, और साथ में आप एक बहुत अच्छे मेंटर के साथ जुड़ जाओगे। तो डिसीजन आपका है कि आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं। अब लास्ट है चौथा, एक स्ट्रेटजी और है कि चलो ये सब चीज़ें तो ठीक है। पहला कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स कॉपी वगैरह बना लिया, मॉक टेस्ट ये सब रिवीजन कर लिया। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसके साथ साथ फाइटर एटीट्यूड। आपके अंदर एक फाइटर वाला एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव वाला एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट बन सकते हो, ठीक है। जो आदमी डर जाता है, जो परेशानियों को देख करके, हर्डल्स को देख करके बैकअप कर जाता है, वो इस एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो आपका सबसे पहले तो एक फोकस ऑन वन गोल होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो एक एग्ज़ाम पकड़ कर चलो। एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है, कोई बात नहीं, दूसरी बार भी उसी एग्ज़ाम को तैयारी करो, तब आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे ही एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ और किसी और फील्ड में आप चले जाओगे, किसी और एग्ज़ाम के पीछे, तो समझो कि आप डाइवर्ट हो रहे हो और आप अपना फोकस लूज़ कर रहे हो और आप अपने सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। तो फोकस ऑन वन गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी एंड मेंटल प्रेशर्स। ये याद रखना, ये 100% ट्रू है कि अगर आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करोगे तो आपको रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज झेलना पड़ेगा, मेंटल प्रेशर सबसे ज़्यादा झेलना पड़ेगा, लेकिन आप सभी को इसको फेस करना है। ये होप रख कर कि ये सब एक दिन वर्थ इट होगा और एक दिन मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। और अगर आप इसे नहीं झेलते हो तो आप कभी भी कैपेबल नहीं बन पाओगे एक ऑफिसर के लायक। और ये सब चीज़ें ना आपको कैपेबल बनाती है, ऑफिसर के लायक बनाती है। अभी जो आपका सिचुएशन है, आप ऑफिसर के लायक नहीं हो आप, लेकिन यही सब चीज़ें
मेंटल प्रेशर झेलने का ताकत, प्रॉब्लम को सहने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने का तरीका ही आपको एक ऑफिसर बनाता है। तो ये बात याद रखना, ओके। योर प्रिपरेशन जर्नी मेक्स यू ऑफिसर। तो आपका जो प्रिपरेशन जर्नी है ना, वही आपको ऑफिसर बनाता है। और बस वहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल जाता है, चलो ऑफिसर के सीट पे बैठा दिया जाता है। लेकिन जो आप ऑफिसर बनते हो ये प्रिपरेशन का जर्नी का टाइम पे ही बन जाते हो, ओके। और जो गिव अप करते हैं वो कभी नहीं बन पाते हैं। इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और मुझे भी हेल्प करता था। वो था मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आपको लिंक में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेडिटेशन विजुअलाइजेशन मेरे लिए मिरेकल का काम किया था, मेरे लिए, और आपके लिए भी करेगा। और जो 21 डेज़ का चैलेंज मैंने दिया है ना, उसमें भी ये चीज़ें ऐड है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो नहीं पढ़ रहे हैं, घूमने चले गए हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने चले गए हैं, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा पूरे 6 से 8 महीने, ठीक है, तभी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन 12 घंटे 15 घंटे ही पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं। किसी दिन थोड़ा कम भी पढ़ लो, चलो 4-5 घंटे ही पढ़ लिए, सिर्फ रिवीजन कर लिया। लेकिन ये है कि हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना है, और ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे का स्टडी डेली देना है, और आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो यही 4 स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हो तो बिलीव मी कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। और जितना सिंपल रखोगे इन चीज़ों को, बस नोट डाउन कर लो। आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए अपने कॉपी में, और इसको जस्ट फॉलो करो। जो भी चीज़ें मैंने बोला है ना, उसको जस्ट फॉलो करो, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ मैं बना रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमेशा मैं आपको रास्ता बताता रहूँगा। बट ये है कि रास्ता तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा। रास्ते को जो डिफ़िकल्टी आपको खुद फेस करना पड़ेगा। मैं सही रास्ता बताऊँगा, लेकिन सही रास्ते में भी आपको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को, ओके। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक और न्यूज़ जो आया है कि 70,000 वैकेंसी फिल होने वाला है, उसमें यही है कि ये एक्सटर्नल वैकेंसीज़ है, मतलब अदर वैकेंसीज़ है। ये जो नॉर्मल वैकेंसीज़ होती है ना, CCCGL का, CHSL का, और बाकी जो वैकेंसीज CGL के थ्रू आता है, उसको एक्सक्लूड करके अदर 70,000 वैकेंसीज आने वाली है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 2022 में आप सिलेक्शन ले सकते हो। और इन सब चीज़ों में मत फंसो कि ये पॉलिटिकल है, ये तो जुमला है, ये तो लॉलीपॉप दिखा रहा है। ये सब चक्कर में रहोगे ना, तो आप बस इसी सब चक्कर में फंसे रह जाओगे। ये सब चक्कर छोड़ करके आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, आपको ग्रैब करने आना चाहिए, और आपको सिलेक्शन लेना, आपका जो ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब का, उसको रियलिटी में बदलने के लिए आपको उस पर मेहनत करना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं उसका प्राइस पे करते हो, नहीं मेहनत करते हो, तो कोई और इसको चुरा कर ले जाएगा, बस ये जान लो। और 2022 में करके दिखाना, ये मंत्र एकदम अपने मन में डाल लो कि 2022 में करके दिखाना है किसी भी हालत में। तो बस यही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ आपके लिए बेनिफिशियल कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे इस एफर्ट को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके बता सकते हैं, ठीक है। और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड प्रिपेयर कर रहा है, तो आप उसको शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम फैमिली, उसको आप ज्वाइन कर लो। उसमें काफ़ी बच्चे हैं, सभी SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं हमेशा वहाँ पे गाइड करता रहता हूँ, 1-on-1 इंटरेक्शन करता रहता हूँ, कॉल पे भी बातें करता रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।